हेलो बच्चों, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। और मैं सेकंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है वो पढ़ा रही हूँ। उसमें हम ब्रिटिश संविधान पढ़ रहे हैं और कल हमने देखा था संसदीय विपक्ष के बारे में। तो कल हमने ये देखा था कि जो संसदीय विपक्ष है उसकी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसके बिना लोकतंत्र की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और हमने कल जेनिंग्स की परिभाषा भी देखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर हमें कहीं किसी शासन व्यवस्था में लोकतंत्र को देखना है तो हमें ये भी देखना होगा कि विरोधी दल उसमें कहाँ विद्यमान है। और आज हम पढ़ेंगे जो विपक्ष, ये संसदीय विपक्ष है, उसकी क्या भूमिका है। पहला है जो विरोधी दल है वो आलोचना करता है, वाद विवाद करता है, प्रश्नों, स्थगन प्रस्तावों से सरकार की भूल को प्रकाश में लाता है। दूसरा है, इस प्रकार ऐसा करने से शासन की नीतियां परिमार्जित होती हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जो सत्ता पक्ष है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो विरोधी दल है वो उनकी सरकार की नीतियों की वाद विवाद करता है, आलोचना करता है, और जो सरकार के प्रस्ताव हैं उनकी जो भूल है या जो गलतियां वो करते हैं उनको वो प्रकाश में लाने का कार्य करते हैं। तीसरा है, आलोचना से शासक जनमत के प्रति जागरूक होता है। जब सरकार की आलोचना की जाती है तो वो कोई जल्दीबाजी में या जनता के लिए हितकारी नीतियां नहीं बनाते हैं। तो ऐसे में जब संसद में आलोचना होती है तो जनता उसके प्रति जागरूक होती है कि सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जा रही हैं वो जनता के लिए हितकारी हैं या नहीं हैं। और चौथा है, वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए सदैव तैयार रहता है। यानी कि जब भी कभी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और सरकार गिर जाए तो ऐसी स्थिति में विरोधी पक्ष तुरंत सरकार बनाने के लिए तैयार रहता है। तो इस तरह से जो विरोधी दल है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और अगर किसी लोकतंत्र में विरोधी दल नहीं है तो हम ये जान सकते हैं कि वहाँ लोकतंत्र स्थापित नहीं है, यानी सरकार मनमानी कर सकती है। विरोधी दल की विशेषताएं, यानी कुछ विरोधी दल की, ब्रिटेन में जो विरोधी दल हैं उसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहला है उसमें संगठित विपक्ष। वहाँ पर मुख्यतः दो ही दल विद्यमान हैं, एक है अनुदारवादी दल और दूसरा है मजदूर दल या उदारवादी दल। इसीलिए जो विपक्ष है वो सदैव मजबूत रहता है, क्योंकि और छोटे मोटे दल वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। दूसरा है मान्यता प्राप्त। वहाँ पे जो विपक्ष है उसको मान्यता प्राप्त होती है। तीसरा है, विपक्षी नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। यानी जो विपक्ष का नेता है वो वैकल्पिक प्रधानमंत्री का दर्जा प्राप्त करता है, और जब कभी सरकार गिरती है तो वह प्रधानमंत्री बन जाता है और उसका जो छाया मंत्रिमंडल है वो मंत्रिमंडल का रूप ग्रहण कर लेता है। छाया मंत्रिमंडल भी ब्रिटेन के इसकी प्रमुख विशेषता है। छाया मंत्रिमंडल वह होता है कि जिस तरह से एक तो एक्चुअल में जो मंत्रिमंडल होता है जो सत्ता पक्ष में होता है, और उसी तरह से जो विरोधी पक्ष होता है वह भी अपने भी मंत्री उसी अकॉर्डिंग तैयार करता है। जैसे कि रेलवे मिनिस्टर जो सत्ता पक्ष में होता है और विपक्ष में भी वो एक रेलवे मिनिस्टर अपना अपॉइंट करता है जो संबंधित डिपार्टमेंट के बारे में सारी जानकारी रखता है। तो इसी तरह से एक तो एक्चुअल में मंत्रिमंडल हो गया और उसी का प्रतिरूप छाया मंत्रिमंडल विरोधी पक्ष के द्वारा बनाया जाता है, जो सरकार की नीतियों की आलोचना करता है, उनके बारे में जानकारी रखता है। तो ये तो ब्रिटेन के विरोधी दल की विशेषताएं हुई। आगे है लॉर्ड सभा। हमने इससे पहले कॉमन सभा के बारे में पढ़ा था, जिसे हम निम्न सदन भी कहते हैं। दूसरा है लॉर्ड सभा, जिसे हम द्वितीय सदन या उच्च सदन भी कहते हैं। और 1911 व 1949 के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद यह नाम मात्र की संस्था रह गई है। यानी इसके पास अब उतनी शक्तियाँ नहीं हैं। जब कभी ये बना था लॉर्ड सभा तो मुख्य शक्तियाँ इसके पास में थी, लेकिन धीरे धीरे सारी शक्तियाँ कॉमन सभा के पास में आ गई, क्योंकि वहाँ का जो राजतंत्र था वो वैधानिक लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया और शक्तियाँ भी धीरे धीरे कॉमन सभा के पास में आ गई। अब है इसकी रचना। वर्तमान में इसमें 670 सदस्य हैं और इनकी संख्या समय के साथ बदलती रहती है। पहला है आध्यात्मिक लॉर्ड। इनकी संख्या वर्तमान में 26 है और ये सभी इंग्लैंड की चर्च के बिशप होते हैं, और ये चर्च में वरिष्ठता के आधार पर लॉर्ड सभा की सदस्यता ग्रहण करते हैं। बिशप होने तक ये लॉर्ड रहते हैं और मृत्यु या पद त्यागने पर उनका स्थान अगला वरिष्ठ बिशप का
होता है। दूसरे हैं वंशगत पीयर। इनकी 3 श्रेणियां हैं। 2 पीयर तो राजघराने से लिए जाते हैं। कुछ पीयरों को पूरा सदन निर्वाचित करता है और कुछ को उनके दलीय साथी पीयर निर्वाचित करते हैं। वर्तमान में 75 निर्वाचित सदस्य हैं और 15 पदधारी सदस्य हैं। तीसरा है आजीवन पीयर। 1958 के आजीवन पीयरेज एक्ट के आधार पर सम्राट को प्रधानमंत्री के परामर्श पर आजीवन पीयर नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये देश के सामाजिक राजनीतिक जीवन के प्रतिष्ठित स्त्री पुरुष होते हैं और 525 व्यक्ति आजीवन पीयर नियुक्त होते हैं। चौथा है लॉर्ड्स ऑफ अपील। ये लॉर्ड सभा की बैठकों में तभी भाग लेते हैं जब वह अपील के अंतिम न्यायालय के रूप में कार्य करती है। लॉर्ड सभा ब्रिटेन का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है और इसके उत्तराधिकारी पीयर नहीं बनते हैं। वर्तमान में 9 अपीलीय लॉर्ड्स हैं। धन्यवाद।